प्रेत क्या है और किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है, आज हम इसके वैज्ञानिक महत्व पर भी बात करेंगे और मैं आपको एक साधना भी बताऊंगा प्रेत सिद्धि के विषय में। आप सभी के सहयोग से हम प्रत्येक राज्य में एक आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और झारखंड में 2 जगह ज़मीनें ली जा चुकी हैं और आप सभी के सहयोग से अब हम वहां पे कार्य शुरू करना चाहते हैं। अतः आप जो भी यथासंभव अनुदान हो सकता है वो जो अकाउंट डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं उसमें अवश्य जमा करें। आज हम चर्चा करेंगे प्रेत साधना के विषय में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं किसी भी साधना से पूर्व अब उसके वैज्ञानिक महत्व को भी बताना चाहूँगा और उसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि किस प्रकार से यह साधना होती है और प्रेत होते क्या हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल सब एक ही चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह सिर्फ जानकारी का अभाव है लोगों के बीच में, जो गलत जानकारी जा रही है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेत है तो उसके 2 सींग होंगे, बड़े दांत होंगे, उसके मुंह से खून टपक रहा होगा, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। कई साधकों के मन में प्रश्न होता है कि क्या ये जब सामने आता है तो डरावना होता है। उसी प्रश्न का मैंने ये उत्तर दिया है आपको। ठीक उसी प्रकार से उल्टे पैरों वाली चुड़ैल, यह सब की सब काल्पनिक बातें हैं। यदि हम इसका प्राकृतिक अर्थ लें तो प्रकृति के ये वो गुण हैं जो जड़ता की तरफ उन्मुख हैं। यदि हम कम शब्दों में समझना चाहें तो प्रेत एक किसी व्यक्ति का वह सूक्ष्म शरीर है जिसे हम विद्युतीय शरीर भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से पूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि आप किसी व्यक्ति को मृत होते आपने देखा होगा अपनी आंखों के सामने, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले उसके हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर उसका शरीर सुन्न होता है, उसके बाद उसकी जो मस्तिष्क की चेतना होती है, चेतना से हृदय स्थल का संबंध टूट जाता है। यह है एक स्वाभाविक मृत्यु। कभी कभी क्या होता है कि संबंध भी टूट जाता है और प्राण बाद में निकलते हैं। यह होता क्यों है? जो विद्युतीय कण जो कोशिकाओं में होते हैं, जब वो अप्राकृतिक रूप से बिहेव करते हैं, उस समय यह होता है। कोशिकाओं में होता क्या है? कोशिकाओं के जो माइक्रोकोनिया होते हैं, जिस विद्युत का वो निर्माण करते हैं, वो स्टोर होते हैं, फिर कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करते हैं। अब यह शक्ति जो होती है किसी जीवित व्यक्ति के नाभि में होती है, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सिर में जाती है। इसीलिए नाभि को अमृत कुंड भी कहा जाता है। यह भी सिर में जाकर स्टोर ही होता है, उसके बाद वहां से पूरे शरीर में वितरित होता है। यही वह तरीका है जिसमें अनेक योगी लोग अपना भोजन पानी त्याग कर भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसी ऊर्जा के माध्यम से। जब व्यक्ति जीवित रहता है तो जो विद्युतीय कण है वो धीरे धीरे शरीर के अंदर घूमते हैं, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये धीरे धीरे क्षीण पड़ जाते हैं और उसकी जो अपना स्थूल शरीर है वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो उसकी आत्मा है वो किसी नए भ्रूण में जाके प्रवेश करती है। जो भ्रूण कम से कम 40 से 45 दिन का हो जाता है, उसमें ही आत्माएं प्रवेश करती हैं। इसके विषय में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से यह आत्मा की प्रक्रिया आगे पीछे होती है। मतलब जब शरीर त्यागती है तो आत्मा कहाँ जाती है और उस समय पे क्या होता है, क्योंकि जब शरीर में आत्मा नहीं है तो दूसरी आत्मा उसमें क्यों प्रवेश नहीं कर जाती, कोई प्रेतात्मा उसके अंदर क्यों नहीं प्रवेश कर जाती। इसके विषय में भी मैं एक पूरा वीडियो आपको बना के समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। अब आते हैं प्रेतात्मा पे, कैसे यह कार्य करता है, ये विद्युतीय कण प्रेतात्मा में कैसे परिवर्तित होते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी आकस्मिक प्रहार या किसी तीव्र विष हो गया जहर से, या गोली लग गई प्रहार हो गया, या पानी में डूब के मृत्यु हो जाती है, तब उसका जो स्थूल शरीर है वह तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अचानक से ऐसा होने से जो विद्युतीय कण उसके अंदर हैं वो वहीं पे बंधे रह जाते हैं। जो कि विद्युतीय कण का जो पूर्ण स्रोत है वो आत्मा ही है, तो उसके अंदर आत्मा बंधी रह जाती है।
अन्य लोग शरीर को देखते हैं कि यह शरीर नष्ट हो चुका है, इसमें अब जीवन नहीं है, तो वो उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। लेकिन उस स्थान पे, उस समय पे ऐसा नहीं है। वह पूर्ण रूप से विद्युतीय शरीर में जीवित रहता है। उसकी चेतना, अनुभूति बनी रहती है, तृष्णा, कामना, इच्छा सब कुछ उसमें रहती है। लेकिन जिस चीज की कमी हो जाती है वो होता है एक शरीर। ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो शरीर के अंदर विद्युत रहता है वो क्षीण हो जाता है, वो धीरे धीरे अत्यंत अल्प हो जाता है और वह उसी स्थिति में जीवित रहता है। इसी को प्रेतात्मा कहते हैं। यह जीव की बहुत कष्टकारी स्थिति है। इसलिए जो भी इस स्थिति को समझते हैं वो उनकी मुक्ति अवश्य करवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा टिपिकल तरीका था समझाने का। मैं फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ बहुत ही कम शब्दों में। किसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का स्रोत है, वो बह रहा है, उसी के माध्यम से पूरा शरीर चल रहा है। जब सामान्य मृत्यु होती है व्यक्ति की, तो होता क्या है, जो उसकी कोशिकाएं हैं धीरे धीरे करके उसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो कम हो जाता है और व्यक्ति के शरीर की मृत्यु हो जाती है। और जब व्यक्ति की अचानक अकस्मात मृत्यु होती है, जो वो कोशिकाओं में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कम हो जाता है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता, तो वही प्रेतात्मा रूप में बन जाता है। अब मंत्रों की जो तरंगे होती हैं वो इन्हें अपनी तरफ आकर्षित भी करती हैं और उन्हीं मंत्रों के द्वारा जो इनका शरीर क्षीण पड़ने लगता है, जो इनमें विद्युतीय कमी आ जाती है, वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि बताया जाता है कि व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है मंत्रों के द्वारा। उसी प्रकार से जब इनका आवाहन किया जाता है या इनके लिए मंत्रों का जप किया जाता है, उस समय पे जो इनकी विद्युतीय शरीर है उसको शक्ति भी प्राप्त होती है और ये आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। यही होती है मंत्र साधना। अब जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, उससे पूर्व थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। जैसे प्रकृति में कुछ वनस्पति होती हैं, कुछ वृक्ष होते हैं, जहाँ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ इनके विद्युतीय शरीर को शांति मिलती है। मतलब जो इनका विद्युतीय शरीर है वो वहाँ पे आराम से रह सकता है और अपनी ऊर्जा को बढ़ा घटा सकता है वहाँ पे। ऐसे ही वृक्षों पे इनका निवास होता है और इसी प्रकार से उनके भोग का भी चुनाव किया जाता है कि किस शक्ति को कौन सा भोग दिया जाना चाहिए। अनेक लोग कहते हैं जी देखिए बेताल इत्यादि अलग हैं, उनके विषय में अलग से मैं चर्चा करूंगा कि यदि प्रेत मेरे सामने आ जाए तो क्या वो शराब पिएगा, क्या वो मुर्गा खाएगा। अब आप स्वयं ही समझ सकते हैं जिसका विद्युतीय शरीर है वो किस प्रकार के वनस्पति इत्यादि से सुखी रहेगा। और जैसे अगर आप इसे सिद्ध करते हैं तो आप हो गए या अन्य तांत्रिक ओझा हो गए जो इनके इन्हीं चीज़ों को जान जाते हैं कि किन वनस्पतियों से इनको कष्ट दिया जा सकता है, किसके द्वारा इनसे कार्य लिया जाता है, किसके द्वारा इनके विद्युतीय शरीर में ऊर्जा बढ़ाई जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को ज्ञात कर लेने के बाद वो इनसे कार्य लेते हैं या आप इसकी साधना में इसको सिद्ध करके इससे कार्य ले सकते हैं। और जब इस तरह से आप इनका बंधन कर लेते हैं तो ये हर बार लालच में आपके पास आते हैं, आपका कार्य करते हैं और आपसे वो चीज़ ले जाते हैं जिससे इनकी ऊर्जा बढ़े। इसी पूर्ण प्रक्रिया को जब हम किसी वृक्ष के पास जाके उसके मंत्रों का किसी विशिष्ट माला से जाप करते हैं तो उस समय पे यह सिद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति का कार्य करना शुरू कर देते हैं। आज मैं इसी से संबंधित एक प्रेत साधना की आपको जानकारी दूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा उस प्रेत साधना के विषय में जिसके विषय में अभी तक मैंने आपको प्रेत के विषय में जानकारी दी। अब मैं आपको बताता हूं कि साधना किस प्रकार से इसकी की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि किसी वृक्ष पे या वनस्पति पे इनका आकर्षण रहता है, उसी प्रकार से इस साधना को पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे किया जाता है, जहाँ पे थोड़ा सा एकांत हो और कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आपको साधना काल में रोके टोके नहीं। इस साधना को आप सूर्यास्त के बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह 7 दिवसीय साधना आपको प्रत्येक दिन एक ही समय पे शुरू करनी होगी। यदि आप पहले दिन 9 बजे से शुरू कर दें तो अगले दिन भी 9 बजे से ही शुरू करें। यह साधना दक्षिण मुख होकर करनी है और यह जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कोई रोके टोके नहीं, कोई आपको देखे नहीं उस समय साधना करते हुए, या रोके टोके तो बिल्कुल नहीं। इसमें आप आसन काले कलर का बिछा लें,
आप चाहें तो इस साधना का जप खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक माला में आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। इस साधना को आप पैशाचिक संस्कारित काले हकीक की माला से ही कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की माला से इसका जप नहीं हो सकता है। माला का पैशाचिक संस्कार कैसे किया जाता है, इसका वीडियो मैंने पूर्व में डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। साधना शुरू करने का दिन होगा अमावस्या, जिसमें आपका चंद्र बली हो। साधना काल में किसी भी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थल पे जाना, मंत्रों का, धार्मिक मंत्रों का जाप करना, गायत्री या हनुमान मंत्रों का बिल्कुल निषेध रहेगा। किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ नहीं किया जाएगा। प्रसाद इत्यादि नहीं खाया जाएगा। यह एक परीक्षित साधना है जिसमें 7 दिनों में प्रेत प्रत्यक्ष हो ही जाता है। अब जिस प्रकार से मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि प्रेत किस अवस्था में रहता है, तो मुझे आशा है, पूरी आशा है कि आप समझ गए होंगे प्रत्यक्ष होने में वो दिखता किस प्रकार से होगा और वो किस प्रकार से अपनी बातों को आप तक पहुंचाएगा। इस साधना का जो मंत्र है वो है घय घय हूम हूम पय पय हूम फट। जो भी मंत्र हमारे द्वारा आपको दिए जाते हैं वो पूर्णतः गुप्त हैं। किसी को भी इनके विषय में जानकारी नहीं होती है। किसी किताब आदि इत्यादि में यह सब प्रकाशित नहीं होते हैं। यह सारे के सारे मंत्र मुझे मेरे योगी जी द्वारा प्राप्त होते हैं, जो कि उन्होंने गुरुमुख से प्राप्त किए हुए हैं। अतः इनकी जानकारी कहीं पे भी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। यह हो सकता है कि जैसे योगी जी ने यदि मुझे दिया है तो किसी और को भी दिया है, या उनके गुरु ने किसी अन्य को दिया है तो उसने अपने द्वारा उसकी जानकारी दे दी है, लेकिन बहुत मुश्किल है। फिर भी इस साधना में आपको भोग इत्यादि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार का सुरक्षा घेरा, आसन कीलन, शरीर कीलन, कुछ इस प्रकार का करने की आवश्यकता नहीं है आपको इस साधना में। यह साधना घर में लगे हुए किसी वृक्ष के नीचे नहीं होगी। किसी छोटे एकांत स्थल पे ही आपको जाना होगा। इस साधना में हमेशा कुछ सावधानियां जैसे प्रत्येक साधना में होती हैं, वैसे इसमें जो सावधानी है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। धार्मिक स्थल पे नहीं जाना है, ना ही कोई पूजा पाठ करना है। इसमें कृपया करके कोई भी ऐसे प्रश्न ना पूछें कि ये कर सकता हूँ क्या, वो कर सकता हूँ क्या। जो चीज़ निषेध है वो पूर्णतः निषेध है। अगले वीडियो में मैं तंत्र का वैज्ञानिक महत्व और मंत्र किस प्रकार से उसकी ध्वनि की संरचना होती है उस विषय में चर्चा करूँगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा एक पामिस्ट्री का नया चैनल बनाया गया है। आप सभी उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहाँ पे आप प्रतिदिन पामिस्ट्री सीख सकते हैं। लोग आपको आपके हस्तरेखा के बारे में बताते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा। वहाँ पे आप पामिस्ट्री सीख सकते हैं। वहाँ पे आपको सिखाई जाएगी, एक एक करके हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो आएगा जिसको आप हर रोज़ देख के पामिस्ट्री सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और ख़ुद भी एक पामिस्ट बन सकते हैं। कुछ ही समय में एक ज्योतिष का भी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके माध्यम से आप ज्योतिष शास्त्र भी सीख पाएंगे। और देखिए, ज्योतिषी बनना तो बहुत कम समय की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि आपको ज्योतिष का उतना ज्ञान हो जाए जिससे आप अपनी परिवारजन या किसी भी अपने साथ में जुड़े हुए व्यक्ति की कुंडली इत्यादि देख के यह डिसाइड कर सके कि इस व्यक्ति के साथ आपको आगे कार्य करना है या नहीं करना है। तो उसमें कई सारे सूत्र होंगे जो बिल्कुल ही आसानी से आप समझ सकेंगे और कर सकेंगे कि बिजनेस है तो किस तरह से है, या व्यक्ति मांगलिक है तो कैसा है। आने वाले समय में एक वीडियो मेरा पितृदोष के ऊपर आएगा। अनेक साधक इस चीज़ से परेशान हैं जो कि पैतृक दोष है। यदि साधकों को पैतृक दोष होता है तो उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इस पितृदोष का निवारण किया जाए, जिसमें कोई भी आपको अलग से कुछ पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा साधना का यौगिक नियम है उसी प्रकार से आपको साधना करनी होगी और आपका पितृदोष का निवारण 100% हो जाएगा। जो भी पैतृक दोष के कारण आपको समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो अनेक चीज़ें हैं जिनके विषय में अभी सोचा जा रहा है। मुझे आशा है कि हम कुछ ही समय में सारी चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे।
यदि मेरे द्वारा अपलोड जानकारी में, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूर्ण जानकारी दे दूं, यदि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो एकमात्र ऑप्शन है वह है कॉल मी फॉर ऐप। आप उसके माध्यम से मुझे कॉल करके जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी साधक चाहें वो एक स्थायी आश्रम के लिए अनुदान कर सकते हैं। मैंने अनेक बार बताया है, फिर भी मैं आज फिर से एक और बार बताऊंगा। आश्रम के लिए 2 राज्यों में ज़मीन ली गई है जहां पे अभी आश्रम का निर्माण करना है। एक उत्तर प्रदेश है, एक झारखंड है। अभी तक आश्रम निर्माण शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि आशा है मुझे कि इस वर्ष के अंत तक कुछ हद तक हम आश्रम का निर्माण कर लेंगे। सारा का सारा अनुदान के ऊपर निर्भर है। तो आप में से जो भी साधक अनुदान करना चाहें, ट्रस्ट का अकाउंट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जमा कर सकते हैं। तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4।